Welcome students. Today our topic is endocrine glands for BSc Part 2. आपने छोटी कक्षाओं में थोड़ा इसके बारे में पढ़ा होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। आज हम उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से बना होता है और वो क्या निकालते हैं? हॉर्मोन्स। वो जो केमिकल निकालते हैं उसको बोलते हैं हॉर्मोन्स। तो मुख्य 8 प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो बॉडी में इधर उधर पाए जाते हैं और वो सब एक सिस्टम की तरह काम करते हैं क्योंकि उनका फंक्शन, उनका मैकेनिज्म, उनका असर तो उनमें वो एक होता है और एक तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इंटर रिलेशनशिप रहती है उसके अंदर। कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी होती हैं जो नॉन एंडोक्राइन रीजन में पाई जाती हैं लेकिन उनसे भी हार्मोन सेक्रीशन होता है, जैसे कि पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन पोर्शन भी है उसका, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है लेकिन वो हार्मोन्स भी सेक्रीट करता है। ऐसे ही ओवरीज हैं, टेस्टिस है, ये क्या करेंगे? जैसे ओवा निकालेंगे, स्पर्म निकालेंगे लेकिन हॉर्मोन्स भी सेक्रीट करते हैं। कुछ ऑर्गन्स जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, ये भी हॉर्मोन्स निकालते हैं किंतु इनका प्राइमरी फंक्शन हॉर्मोन्स निकालना या हॉर्मोन सेक्रीशन नहीं होता है। फिर हम देखेंगे तो कौन कौन सी मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आप चित्र में भी देखते जाइए। आपको देखो हेड रीजन में पीनियल ग्लैंड दिख रही है, हाइपोथैलेमस उसके पास में पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। फिर गले में थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। फिर है एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी के ऊपर देखिए किडनी है, पेनक्रियाज है और मेल्स में टेस्टिस है, फीमेल्स के अंदर ओवरी और यूट्रस है। इस प्रकार से ये अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। अब अपन देखेंगे कि इसका इतिहास क्या है या हिस्ट्री क्या है। तो सर इसमें अगर देखें तो क्लॉड बर्नार्ड थे जिन्होंने इंटरनल सेक्रीशन शब्द काम में लिया था सबसे पहले इसको समझाने के लिए। फिर थॉमस एडिसन थे 1855 में। इन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि जो एड्रिनल ग्लैंड है अगर उसको निकाल देते हैं तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसका नाम था एडिसन्स डिजीज। तो ये जो एडिसन्स डिजीज जो नाम दिया वो उन्हीं के नाम के आधार पर है। फिर इनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी भी कहा जाता है। फिर एक वैज्ञानिक थे बेलिस एंड स्टार्लिंग 1902 में। इन्होंने पाया कि जो इंटेस्टाइनल वॉल है वहाँ से जो सेक्रीशन निकलता है वो भी बहुत ज़रूरी है और हार्मोन की तरह क्रिया करता है। उसका नाम उन्होंने दिया सेक्रिटिन। स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1902 में सबसे पहले शब्द दिया था हार्मोन। फिर देखेंगे ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम। देह के भीतर संपन्न होने वाली जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं तो इनको कोऑर्डिनेट करने और इंटीग्रेट करने का जो दायित्व सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के पास था किंतु जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो न्यूरॉन्स में कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जो भिन्न सेक्रीशंस निकालने लग गई या बनाने लग गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो न्यूरो हार्मोन्स कहलाने लग गई। फिर जैसे जैसे एनिमल्स बड़े हुए उनमें और डेवलपमेंट हुआ तो फिर एंडोक्राइन सिस्टम का विकास हुआ। ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म इनसे ये बनने लगे। ठीक है, इस प्रकार फिर हम देखेंगे कि जो हॉर्मोन्स हैं उनमें शेहरर एंड शेहरर 1963 में इन्होंने इसके बारे में और बताया। इन्होंने बताया कि कुछ निम्न क्रियाओं का संचालन ये हॉर्मोन्स करते हैं। और कौन कौन सी क्रियाएं हैं? नंबर 1,
रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज जैसे कि जननिक क्रियाएं। नंबर 1 ग्रोथ, मैचुरेशन एंड रीजनरेशन, जैसे वृद्धि, परिपक्वता और पुनरुद्भवन। तो क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं इनके अंदर जो ग्रोथ होती है, मोल्टिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, या रीजनरेशन की क्रिया होती है, या उपरति या डाइपॉज की स्थिति आती है, ये कंट्रोल करते हैं। दूसरा है जैसे मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस, उपापचय एवं समस्थापन। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिनसे देह संचालन से देह की जो इंटरनल क्रियाएं हैं, जैसे टेम्परेचर, जल, ग्लूकोज, डिफरेंट जो मिनरल सॉल्ट्स हैं, इनका आयनिक संतुलन बनाने से संबंधित क्रियाएं, इनको ये मेंटेन करता है। फिर तीसरा है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जैसे जननिक क्रियाएं, युग्मकों के निर्माण पर, जनन नलिकाओं एवं सहायक जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के समय में, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण, लैंगिक आचरण हेतु फिरोमोन्स का सेक्रीशन, युग्मकों को देह से बाहर विसर्जित किया जाना, इनको कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स। फिर है एडेप्टेशन टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, अनुकूलता से संबंधित क्रियाएं। तो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जैसे बाहर के जो फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट, प्रकाश की मात्रा, ताप, वायु और धाराओं के प्रवाह, और अन्य जंतुओं से उत्पन्न प्रभाव, यानी कि फिजियोलॉजिकल कलर चेंज, ये भी हार्मोनल कंट्रोल होते हैं। तो हार्मोन सभी क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में बहुत कम मात्रा में ही उपस्थित होकर के इन सब एक्टिविटीज को करता है। तो जिन अंगों पर ये अपना प्रभाव दर्शाते हैं उन्हें टारगेट ऑर्गन्स कहा जाता है। अधिकतर हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, किंतु जो एमीन, पॉलीपेप्टाइड, स्टेरॉइड आदि भी होते हैं। फिर हार्मोन की एक निश्चित मात्रा ब्लड या रक्त में होना आवश्यक है, और किसी क्रिया को संचालित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हार्मोन की ये मात्रा अगर कम हो या अधिक हो तो रोगों को जन्म दे देती है, यानी कि बॉडी में इसकी निश्चित मात्रा का सेक्रीशन समय समय पर होना आवश्यक होता है। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ऋणात्मक पुनर्भरण का सिद्धांत। ये क्या होता है कि मान लो दो ए और बी, दो प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो अपने ब्लड में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैमल्स में ज़्यादातर ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है कि मान लो रक्त में इंसुलिन हार्मोन की एक निश्चित मात्रा ज़रूरी होती है, और ये मात्रा अगर बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई मात्रा अपने आप ही जो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं उनमें सिंथेटिक एक्टिविटीज को कम कर देती है। और यदि इंसुलिन की ब्लड में मात्रा की कमी हो जाए तो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंसुलिन का सेक्रीशन या स्त्रवण प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि पैरा हार्मोन्स, क्या वैज्ञानिकों ने कुछ अन्य रासायनिक पदार्थों की भी खोज करी। तो ये पदार्थ हार्मोन्स की भांति ही क्रियाएं करते हैं, और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी वैसे होते हैं। इनका नाम उन्होंने दे दिया प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फिरोमोन्स। तो जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं कि ये सबसे पहले जब इनको खोजा तो ये मनुष्य के सीमन में, वीर्य में खोजा गया था।
फिर सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड में पाई गई थी। और बाद में देखा तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, फेफड़ों में, नेत्र और टिश्यूज में पाया गया। लगभग 20 प्रकार के प्रोस्टाग्लैंडिन्स खोजे। फिर दूसरा है फिरोमोन्स। तो ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है फिरोमोन्स, उत्तेजित करने हेतु वहन करना जिसका अर्थ था। तो ये फिरोमोन्स क्या है? ये वो केमिकल्स हैं जो एनिमल्स में सेक्रीट किए जाते हैं और अपनी ही जाति के दूसरे जो जंतु हैं उनके अंदर बिहेवियर, व्यवहार एवं परिवर्धन करने का कार्य करते हैं। फिर हम देखेंगे हार्मोन के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। कुछ विशेष लक्षण है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार दोहरा लेते हैं अपन कि ये लक्ष्य विशिष्ट होते हैं और इनके कार्य टारगेट साइट पे जाते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक हार्मोन का स्रावण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। फिर तीसरा है जैसे ब्लड में इनकी मात्रा रहती है। और नेक्स्ट है कि हार्मोन्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उपापचयी गतिविधियों की दर को ये कम या ज़्यादा घटाते या बढ़ाते रहते हैं। और जो नई एक्टिविटीज होती हैं, जैव क्रियाओं को उत्पन्न नहीं करते। फिर नेक्स्ट है कि ये ब्लड में जो टिश्यूज हैं उनमें अनुत्तेजित रहते हैं। ठीक है। और बाद में ये पित्त या यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जबकि एंजाइम्स में ऐसा नहीं होता है, वो वापस से रीयूज हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनका जो सेक्रीशन है ये कभी स्थिर नहीं होता, ये कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। फिर ब्लड में इनकी अगर कम मात्रा हो, आवश्यकता से कम होती है, तो स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन से जुड़कर ये एक से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इनका जो सेक्रीशन है, स्त्रावण, विशिष्ट स्त्रावी उत्तेजना के कारण होता है। नेक्स्ट है कि ये आसानी से जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, उससे डिफ्यूज होकर के आसानी से डिफ्यूजेबल है, विसरणशीला हैं। फिर जल में ये सॉल्युबल हैं, घुलनशील हैं, और ये कार्य में आने के बाद फिर नष्ट कर दिए जाते हैं, वापस रीयूज नहीं होते। और इनका शरीर में संग्रहण भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए कई चीज़ों में देखें तो ये एंजाइम्स से भिन्न है ये केमिकल्स। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की जब रासायनिक प्रकृति को देखते हैं तो नंबर 1 जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। दूसरा है ये पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स प्रकृति के होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, रिलैक्सिन, सेक्रिटिन आदि आदि। तीसरा है ये कई कई स्टीरॉयड प्रकृति के भी होते हैं, जैसे एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिजोन। ठीक है। फिर चौथा है कि ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स प्रकार के भी होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन। फिर नेक्स्ट फिफ्थ है जैसे एमीन्स और कैटिचोलामीन्स प्रकार के भी होते हैं, जैसे एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें इन बहुत सारी चीज़ें देख ली, तो अगर आप रिवाइज करते हो तो देखते हो कि हार्मोन्स का बहुत महत्व है, क्योंकि ये किस किस में काम में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर रिवाइज करें तो कि ये वृद्धि, विकास, सुरक्षा, आचरण, जनन एवं लैंगिक लक्षणों आदि का कंट्रोल या नियंत्रण करते हैं। और ये अपने शरीर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, अंतः वातावरण, उसको समान बनाए रखने में बहुत इम्पोर्टेंट है।
और डिफरेंट जो अपनी कोशिकाओं की जो क्रियाएं हैं उनमें तालमेल बनाए रखते हैं। और इसकी अगर मात्रा में गड़बड़ी हो जाती है तो उसको फंक्शनल डिजीज हो जाता है। यानी अगर कम मात्रा हो तो हाइपोसेक्रीशन, और ज़्यादा हो तो हाइपर सेक्रीशन के कारण ये प्रॉब्लम करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आज आपने जाना। इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे। थैंक्स।